आशा नहीं थी कि लल्लू सिंह जी इस विपत्ति काल में इस कार्यक्रम को करेंगे। ये उनकी अयोध्या के प्रति निष्ठा है और अपनी सभ्यता के प्रति निष्ठा है कि इतने संकट के बावजूद उन्होंने ये किया। मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूं। ये निष्ठा और ये आत्मगौरव अगर हमें 1947 में होता तो अब तक भारत हो गया होता। कोई भी देश जब वो आज़ाद होता है, जब वो स्वतंत्र होता है किसी लंबे समय से के बाद, तो अपनी सभ्यता की मूल अवधारणाओं को देखता है। किन अवधारणाओं के आधार पर हम फिर से अपने समाज का, अपनी सभ्यता का, अपने बल का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। अगर हमने 1947 में ऐसा किया होता, वो कुछ कठिन नहीं था। मैं अयोध्या के संदर्भ में इसका उल्लेख कर रहा हूं। देश के अपनी सभ्यता के 4 केंद्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप चाहें तो पूरी सभ्यता को व्याख्यात कर सकते हैं। उनमें से एक काशी है, एक अयोध्या है, एक मथुरा है और एक उज्जैनी है। आप जरा इन चारों शब्दों पर, इनके नामों पर ध्यान दीजिए। काशी यानी जो प्रकाशित करे। और आप जानते हैं कि हमारी स्मृति जहां तक जाती है तब से काशी आत्म साधना की नगरी है। वेद व्यास वहां हुए, तुलसीदास जी ने वहां अपने रामचरितमानस को लिखा। और शायद जो भी हमारी सभ्यता का, हमारे ज्ञान का उत्कर्ष होगा, जब आदिशंकर को अपने मत की स्थापना करनी थी तो वो काशी आए। तो जो भी हमारे ज्ञान का उत्कर्ष होगा उसका संबंध काशी से अवश्य होगा। तो काशी आत्म साधना की नगरी है और काशी ने ये विज्ञापित किया कि हम जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, अगर वो अंततः हमको निश्रेयस की तरफ नहीं ले जाता तो वो शास्त्र नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो ये काशी थी जिसने हमारी सभ्यता को एक तरह से व्याख्यात किया। अयोध्या ने दूसरी तरह से व्याख्यात किया। अयोध्या ने कहा, अयोध्या के माध्यम से हमारे ऋषियों ने और हमारे पराक्रमी राजाओं ने कहा कि देखो, हमारा राज्य ऐसा हो जो नीति में इतना ऊंचा हो कि कोई उससे लड़ने का साहस न कर सके, और पराक्रम में इतना ऊंचा हो कि कोई उससे लड़ने की हिम्मत न कर सके। तो ये दूसरी नगरी जो हमारी सभ्यता को व्याख्यात करती है। तीसरी नगरी मथुरा का मूल नाम मधुरा है, जो बौद्ध साहित्य में अपने मूल रूप में विद्यमान है। ये काशी सत्य की साधना की जगह है, अयोध्या शौर्य की साधना की जगह है, तो मथुरा समृद्धि की साधना की जगह है। लेकिन समृद्धि की मर्यादा क्या है? दीक्षित जी अपने भाषण में तुलसीदास जी के उस पद का उल्लेख कर रहे थे कि रामचंद्र जी का राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, राम प्रताप विषमता खोई। तो मधुरा का अर्थ ही है कि हमारी संपन्नता ऐसी हो, हमारी समृद्धि ऐसी हो जो हमारे समाज में माधुर्य का, समरसता का प्रादुर्भाव करे। तो ये तीसरा, माने हमारी सभ्यता का जो तीसरा गुण है, जो तीसरा अवयव है, वो मथुरा है। चौथा अवयव उज्जैनी। आप जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, जो जय की ओर ले जाए। उज्जयनी, जो जय की ओर ले जाए। तो ये 4 ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी तरफ अगर हमने पीछे मुड़कर देखा होता, 1947 में देखा होता, तो हमको अपने सभ्यता के स्वरूप का भान हो गया होता।
तो ये बात मैंने लल्लू सिंह जी के साहस की प्रशंसा के लिए ही कही। मैं अब आज के विषय पर आता हूं। संदीप जोशी ने कहा कि आधुनिक समय में स्वराज्य का सबसे पहले उल्लेख स्वामी दयानंद जी ने किया। असल में स्वराज्य पर बोलने से पहले ये जो आज का विषय है, स्वराज्य और सुराज में क्या संबंध है, दीक्षित जी ने कहा कि वो शायद एक दूसरे के पर्याय ही हैं। सुराज और स्वराज इन दोनों शब्दों का उपयोग सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में हुआ। महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द का उपयोग किया और देश के साधारण लोगों ने जब वो स्वराज कहते थे तो वो सुराज कहकर स्वराज कहते थे, तो वो सुराज उच्चारण भेद से, स्वराज उच्चारण भेद से लोगों के कहने में सुराज के रूप में आया। तो ये जो उसका उल्लेख है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, वो समानार्थी है, वो एक ही अर्थ में है, केवल उच्चारण भेद है। स्वराज का एक बार दोबारा उल्लेख हुआ और वो उल्लेख आडवाणी जी ने किया। आडवाणी जी ने कहा कि हम सुराज देना चाहते हैं। दीक्षित जी ने भी शायद उसका उल्लेख किया कि वो हमारा लक्ष्य सुराज होना चाहिए और स्वराज एक ही है। मैं ये अध्यक्ष का काम नहीं है कि वो कोई विमत जाहिर करे, लेकिन इस विषय की ठीक व्याख्या के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्वराज और सुराज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बोला गया तो समानार्थी अर्थ में बोला गया। जब आडवाणी जी ने उसका उल्लेख किया तो वो समानार्थी नहीं था। आडवाणी जी ने उसकी व्याख्या भी की। आडवाणी जी ने कहा कि वो गुड गवर्नेंस, उनका सुराज से आशय गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस कोई तात्कालिक उद्देश्य हो सकता है, दूरगामी उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन ये जो गुड गवर्नेंस है, इसको अगर आप सैद्धांतिक रूप से कहें तो वेस्ट ने उसके लिए यूरोप ने उसके लिए एक दूसरी टर्म इस्तेमाल की है, वेलफेयर स्टेट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्वराज्य और वेलफेयर स्टेट ये दो भिन्न दृष्टियां हैं, और केवल भिन्न दृष्टियां नहीं हैं बल्कि विपरीत दृष्टियां हैं। जहां स्वराज होगा वहां हम वेलफेयर स्टेट की बात नहीं कर सकते। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे होंगे तो हम स्वराज्य की बात नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि स्वराज्य हमेशा समाज केंद्रित होता है और वेलफेयर स्टेट हमेशा स्टेट केंद्रित होती है। जहां समाज नहीं है, स्टेट है, वहां वेलफेयर स्टेट है, और जहां समाज है और राज्य उसका अंग है वहां स्वराज। स्वराज का सबसे पहले वेद में उसका उल्लेख है। महात्मा गांधी जी ने इसको बार बार कहा कि स्वराज को हमने, स्वराज एक वैदिक शब्द है, ये गांधी जी के शब्द हैं। मैं नहीं जानता कि कितने लोग ये बात जानते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ राम कथा की परंपरा रही है कि कोई भी बड़ा कवि तब तक बड़ा कवि नहीं माना जाता जब तक वो राम कथा को फिर से न कह दे। कालिदास को भी कहना पड़ा था रघुवंशम लिखकर। तो ये लंबी परंपरा रही है कि जब तक आप राम कथा को, वो साहित्य की पीठिका है, साहित्य उस पर खड़ा होता है, उसमें जो संवेदनाएं हैं राम कथा में, साहित्य उस पर खड़ा होता है। इसलिए जो राम कथा दोबारा न कहे वो साहित्यकार नहीं माना जाता था। आप ये देखिए कि ये इस हद तक रहा कि जब कबीरदास जी ने अपने दोहों का संग्रह किया तो
उसका नाम रमैनी रखा। आपने देखा होगा कि कबीरदास जी के संग्रह का नाम रमैनी है, रामायण है। तो जैसे ये रामकथा की परंपरा है, वैसे ही शास्त्रीय चिंतन में ये परंपरा रही है कि जब तक आप स्वराज्य सिद्धि नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिख लेंगे, तब तक आप शास्त्रीय चिंतन में निष्णात नहीं माने जाएंगे। आप देखेंगे बहुत बहुत लंबी परंपरा है, और जितने आचार्य आए हैं उनमें से अधिकांश ने फिर नए सिरे से स्वराज्य सिद्धि लिखी, और स्वराज्य सिद्धि का अर्थ होता है आत्मसिद्धि। तो जैसे गांधी जी ने कहा कि ये स्वराज मूलतः वैदिक शब्द है, और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि स्वराज्य से जो व्यवस्था निकलती है वो मूलतः नैतिक व्यवस्था होती है। मैं एक दो सूचनाएं देने के बाद फिर इस पर आऊंगा कि स्वराज्य क्या है और स्वराज क्या है और दोनों में क्या अंतर है, और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात कह दूं। मैं नहीं जानता कि आप कितने थके हैं, मैं तो थका हूं। स्वराज का विशद जिस अर्थ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं या जिस अर्थ में उसकी ध्वनि हमारे मन में आती है, उसका उपयोग महाभारत में हुआ है, शांति पर्व में हुआ है। शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है, सबसे अच्छी शासन की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था कौन सी है। तो आज के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जितनी तरह की व्यवस्थाएं जानते हैं, उससे मिलती जुलती व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए भीष्म कहते हैं कि इनमें सबसे श्रेष्ठ स्वराज्य व्यवस्था है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर इसका उल्लेख बहुत नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर देश में स्वराज्य हो तो आप क्यों कहेंगे? तो उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है मुस्लिम काल में। आप जानते हैं कि दक्षिण में जब उत्तर का एक बहुलांश, पूरा उत्तर तो कभी किसी के हाथ में नहीं गया, लेकिन उत्तर का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया, तो दक्षिण में वो जो हमारी सभ्यता का पौरुष है वो प्रकट हुआ। श्रृंगेरी आचार्य के नेतृत्व में एक राज्य स्थापित हुआ, विजयनगरम राज्य। और तब पहली बार, मतलब ऐतिहासिक काल में पहली बार, जो आज का जो काल है उसमें पहली बार ये हुआ कि विद्यारण्य स्वामी ने उनसे कहा कि जो तुम राज्य खड़ा कर रहे हो वो स्वराज्य की व्यवस्था है, वो धर्म राज्य की व्यवस्था है। दूसरी बार उसका इस्तेमाल, उस शब्द का इस्तेमाल हुआ। आप जानते हैं जब शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया तो रामदास जी ने उनसे कहा कि तुम हिंदवी राज्य स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य कायम कर रहे हो। उसके बाद स्वामी दयानंद ने इसका उल्लेख किया, और उसके बाद जानते हैं आप कि किन किन लोगों ने किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी। तो ये अंतर क्या है? ये जो समाज केंद्रित व्यवस्था है इसमें और जो राज्य केंद्रित व्यवस्था है उसमें अंतर क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि स्वराज्य, ये कहते हुए कि वो एक वैदिक शब्द है, उन्होंने कहा कि स्वराज्य की व्यवस्थाएं नैतिक व्यवस्थाएं होती हैं। ये समझाना बड़ा मुश्किल है। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता था तो जो लोग सब माने भारत को भी जानते हैं, विदेश को, बाहर के लोगों को भी जानते हैं, उनको मुझे जो हमारे मूल शब्द हैं उनको समझाना मुश्किल होता था। मैं आपको 3 शब्द बताता हूं अभी। माने नैतिक, हमने ये मान लिया है किसी भ्रम के कारण कि ये जो नैतिक व्यवस्थाएं हैं ये व्यक्ति के लिए हैं, और ये जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं वो बल की व्यवस्थाएं हैं,
और वो राज्य के लिए हैं या समाज के लिए हैं, और हमारा जो अभिप्रेय है, जो हमें प्राप्त करना है, वो भौतिक बल प्राप्त करना है, और वो भौतिक बल नैतिक बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हमने किसी अंधविश्वास में मान लिया है। देखिए, स्वराज्य स्वतंत्र लोगों को ही प्राप्त हो सकता है, और आप इन 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए: स्वराज, स्वतंत्र और स्वामी। ये स्वामी कौन है? ये स्वामी क्या है? आप किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देख लीजिए, या आप किसी पंडित से भी पूछ लीजिए, तो वो कहेगा कि स्वामी माने मालिक। तो स्वामी का अर्थ तो मालिक नहीं है। दीक्षित जी ने स्व की बहुत अच्छी व्याख्या की। जिसका अपने ऊपर अधिकार हो वो स्वामी है। तुलसीदास जी गोस्वामी हैं। गो माने इंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता हो वो गोस्वामी है। जो अपने मन पर नियंत्रण करता हो वो स्वामी है। आप इस अर्थ में इस शब्द का उपयोग होते हुए आप कभी तमिलनाडु चले जाइए, वहां हर आदमी दूसरे आदमी को स्वामी कहकर ही पुकारेगा। अगर आप किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि स्वामी कहाँ जाना है। वहां जो इस आधुनिक काल के सबसे महान पुरुष थे, आचार्य, हमारे आचार्य कांची आचार्य, महास्वामी। तो ये स्वामी यानी जिसका अपने ऊपर अधिकार हो, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो, वो स्वामी है। जिसने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया हो, आत्मसिद्धि कर ली हो, वो स्वराज में है। उसे स्वराज प्राप्त हुआ। जो अपने तंत्र में है वो स्वतंत्र है। अब देखिए, ये जो मतलब अभी हम बहुत थ्योरेटिकल बात करते ही नहीं है। लिबरलिज्म का क्या मतलब हुआ? लिबरलिज्म लिबर्टी से बना है, और लिबर्टी माने आप उसको अगर उसके लिए हिंदी में शब्द कहेंगे तो वो होगा स्वेच्छाचारी। जो ये मानता हो कि जो मेरी इच्छा है मुझे उसके अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है। और आप पाएंगे कि आज हमारे डिस्कोर्स में, हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात पता नहीं कितनी गहराई से बैठाई जा रही है कि अगर हम ये पहनना चाहते हैं तो हमारा अधिकार है हम ये पहनने, हम ये खाना चाहते हैं ये हमारा अधिकार है हम खाएं, हम ये करना चाहते हैं ये हमारा अधिकार है। ऐसा कोई शब्द माने फ्री का कोई समानांतर आपको भारतीय सभ्यता में नहीं मिलेगा। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है स्वतंत्र, उसका अर्थ है जो अपने अनुशासन में हो, जो अपने तंत्र में हो, जिसकी अपनी नैतिक मर्यादाएं हों, जो अपनी नैतिक मर्यादाओं में वो स्वतंत्र है। तो मैं इसकी बहुत व्याख्या में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आत्महीनता हमें बैठ गई कि जो व्यवस्थाएं, गांधी जी ने जब ये कहा कि मेरे जो राजनीतिक विचार हैं वो सब नैतिक विचार हैं, तो अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि पॉलिटिक्स में नैतिकता कहाँ से आ गई? ये पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, नैतिकता अलग चीज़ है, वो आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल आइडियाज़ से चलेगी, और पॉलिटिकल आइडियाज़ तो उनका जो मूल मंत्र है वो बल है। वो जो आपको विजय दिला दे वो मान्य है। तो ये बात हमारे मन में कहीं बैठ गई है। मतलब जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गया 1964 में, मुझे अपने परिवार से आत्मगौरव मिला था, आत्मगौरव की भावना मिली थी। मैंने अपने माता से, अपने पिता से ये सीखा था, अपनी सभ्यता का गौरव, और अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का, अपनी जाति का, ये गौरव मैंने अपने परिवार से सीखा था। तो जब मैं पढ़ने गया और मैंने कहा कि हम जो सभ्यता रच रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का छात्र था और दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में था, हिंदू कॉलेज में, और मैंने कहा कि हम अपनी सभ्यता को समझे बिना भारत को उन्नत नहीं बना सकते।
तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको अपनी सभ्यता पर इतना विश्वास है, अपनी सभ्यता के मानकों पर इतना विश्वास है, तो ये बताओ कि हम हार कैसे गए। और आप पाएंगे कि अधिकांश लोगों के मन में ये हीन भावना बैठ गई है कि हम हार गए। मुझे शायद 10 बरस लगा होगा ये समझने में कि क्या सचमुच हम हार गए। आप पाएंगे कि जिन नैतिक मानदंडों पर, जिन स्वराज्य के मानदंडों पर हमने असल में स्वराज नैतिक व्यवस्थाओं से चलता है, नैतिक व्यवस्थाओं से ही समाज का निर्माण होता है। जहाँ नैतिक व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ समाज का निर्माण होगा ही नहीं। यूरोप में कभी कोई समाज नहीं था। वो मैं अकेले मैं नहीं कह रहा, ये अभी जब ये उसकी प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था इसका, ब्रिटेन की, मार्गरेट चैटर्जी। मार्गरेट चैटर्जी ने कहा था और सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये यूरोप में तो कभी कोई समाज नहीं रहा। देयर वाज नो सोसाइटी इन यूरोप। सोसाइटी का मतलब, समाज का मतलब होता है जिसमें लोग परस्पर कर्तव्यों में बंधे हुए हों। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य है, हमारा गांव के प्रति कर्तव्य है, गांव के समाज का हमारे प्रति, सब एक दूसरे से कर्तव्य में बंधे हुए हैं, वो समाज। और ये कर्तव्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये क्या करना है, नहीं करना, इस पर हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पूरी की पूरी खड़ी हुई थी। उसका एक सिरा परिवार था, कुल था, जाति थी, गांव था, जनपद था, देश था, राज्य था, अनंत संप्रदाय थे, श्रेणियां थीं। इन सब में नियमन होता था, इन सब में ये तय होता था कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। स्वराज्य असल में जो समाज है वो 4 प्रतिष्ठानों पर खड़ा होता है। कोई भी समाज, मतलब ये भारतीय समाज, मैं कोई भी समाज तो शायद गलत होगा कहना, भारतीय समाज 4 तरह के प्रतिष्ठानों पर खड़ा है। एक बल का प्रतिष्ठान है जिसका प्रतिनिधित्व तो राज्य करता है, न्याय का प्रतिष्ठान है, वित्त का प्रतिष्ठान है और धर्म का प्रतिष्ठान है। यूरोप ने जो राज्यतंत्र बनाया उसमें न्याय के प्रतिष्ठान और वित्त के प्रतिष्ठान को राज्य के प्रतिष्ठान में समाहित कर दिया। वो राज्य क्या है, मैंने आपने ये पढ़ा होगा कि राजा लॉ गिवर है और देश की सारी संपत्तियों पर राजा का अधिकार है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड व्याख्या है, लेकिन आप ये क्या है, ये क्या होता है, इसका क्या फलित हो सकता है, मैं आपको एक बहुत छोटे किस्से से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं हाइडेलबर्ग में था, अपने किसी मित्र के यहाँ बैठा हुआ था, वो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उनका कोई भतीजा अचानक उनसे मिलने आया, तो उन्होंने कहा, वो वकील थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम 18 साल के नहीं हुए, तुम सिगरेट पी रहे हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। भतीजे ने उतना ही शरारत से, उतना ही हंसते हुए कहा कि अंकल आज मैं 18 साल का हो गया, मैं सिगरेट पी सकता हूँ, अगर आप मुझे सिगरेट पीने से रोकोगे तो मैं आपको अरेस्ट करवा सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि लॉ ये है, यहाँ एडल्ट होने की उम्र 18 साल है। लॉ ये है कि 18 साल तक कोई आदमी सिगरेट नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, और ये राज्य का आदेश है और इसको लागू करवाने का दायित्व परिवार का है। अगर कोई परिवार इस दायित्व को पूरा नहीं करता तो वो लॉ को तोड़ता है और ही कैन बी अरेस्टेड। ये जो है ना, आप असल में हमें ये लगेगा कि जैसे ये तो यूरोप की बात हुई, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। आपका लॉ क्या है? हमने इतनी बड़ी जुडिशरी खड़ी कर ली, वो राज्य का हिस्सा है जुडिशरी। राज्य की परिभाषा में जुडिशरी भी आती है, वो राज्य से बाहर नहीं है। हमारी जुडिशरी क्या है? कोई आदमी आया आपके घर में, आपकी किसी बहन को, बेटी को या माँ को
वॉलेट करने की कोशिश की। आप नहीं देख सकते, आपने उसको जान से मार दिया। लॉ कहता है कि आपने उसे जान से मारकर अपराध किया। ये जो न्याय है, न्याय आंतरिक चीज है। आप ये विवेक की उचित क्या है, अनुचित क्या है, अपराध क्या है, क्या अपराध नहीं है, इसका अंतिम साक्ष्य अंतःकरण है। अगर वो एक्सटर्नल हो जाए तो वो लॉ होता है। और भारत में ये मीमांसा की मान्यता थी, बहुत पुरानी मान्यता थी दर्शन की, कि धर्म का विवेचन कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि धर्म का विवेचन देश काल में ही हो सकता है, देश काल के बाहर नहीं हो सकता। इसलिए नियम कोई बाहर से नहीं बना सकता। नियम हमेशा पंचायत बनाएगी, और पंचायत भी नियम तब बनाएगी जब उसको सर्वानुमति होगी। उसके बिना कोई नियम नहीं बना सकते। तो आप देखिए, परिवार में नियम बनते थे, कुल में नियम बनते थे। कुलाचार हमारे यहाँ सबसे ऊंचा जो कुलाचार है वो असल है। रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए चाहे बचन न जाई, ये जो आदर्श वाक्य है ये कुलाचार से निकला है। तो कुलाचार सबसे ऊंची चीज़ थी। इसी तरह से ग्राम में, जनपद में, जहाँ भी कुछ क्रिया होती है वहाँ उसके लिए नियम बनते हैं, और वो नियम बनाने का अधिकार और दायित्व उन्हीं का है। राजा लॉ गिवर नहीं है, भारत में राजा लॉ गिवर नहीं है। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बना ली जिसमें न्याय की पीठ और वित्त की पीठ दोनों राज्य में समाहित हैं। राज्य तय करेगा, पूरे देश का टैक्स सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा और फिर वहाँ से वो विभाजित होगा। इससे ज़्यादा इनएफिशिएंट व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। ये जो वित्त पीठ है वो भी समाज का है, उसकी व्यवस्था भी समाज में होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता के ये बात खत्म करता हूँ। ये धर्मपाल जी जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, वो पंचायतों पर एक अध्ययन कर रहे थे और ग्वालियर के पास कहीं किसी पंचायत के वो कागज़ वगैरह देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब कागज़ तो तुम्हारे मैंने देख लिए, लेकिन ये जो तालाब बनाया है उसके कागज़ नहीं मिले मुझे, वो कहाँ है? तो गांव वाले ने कहा कि वो तो हमारा तालाब है, वो तो हमने आपस में सब लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनवाया है, उसके कागज़ इसमें क्यों होंगे? तो ये जो सामूहिक पुरुषार्थ से जो काम हुए वो स्वराज्य के अंतर्गत थे। ये स्वराज्य है। मैं छोड़ देता हूँ, बहुत विस्तार में इसके नहीं जाऊँगा। 2-3 बातें मैं सिर्फ जो स्वराज, जो गुड गवर्नेंस है, जो वेलफेयर स्टेट है, उसके बारे में कहूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा। असल में हम राजा को और राज्य को, उसका स्वरूप यूरोप में कैसा है ये ठीक से जानते नहीं हैं। यूरोप में राजा ही लॉ गिवर है, राजा सब संपत्तियों का स्वामी है। और आप जिस डेमोक्रेसी का बहुत गौरवगान करते हैं, ये देखिए यूरोप में वोट का अधिकार बाद में मिला। पहले राज्य ने ये अधिकार अपने पास रख लिया 1914 से पहले महायुद्ध से पहले, कि राज्य को, हर आदमी को सेना में जबरन भर्ती करने का अधिकार है। और उसके पीछे तर्क यही था कि राज्य आपके जीवन और मृत्यु दोनों का निर्धारक है, स्वामी है, उस अर्थ में स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये डेमोक्रेसी में हुआ ये सिर्फ कि उन्होंने राजा को राज्य को मिला लिया। हमारे यहाँ राजा राज्य का मुख है। राजा कोई बहुत असाधारण माने सत्ता का संग्रह नहीं है। उस केंद्रीय व्यवस्था को, उस सेंट्रलाइज सिस्टम को हमने अपने यहाँ लागू कर लिया। उसे निकलना है, निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं कोई बहुत निराशावादी नहीं हूँ, वो निकल जाएंगे। मैं अगले, ये सेल्फ प्राइड अब हम में आया है।
और मैं समझता हूँ कि अगले 20 वर्ष में हम इससे निकल जाएंगे और भारत को जैसा होना चाहिए वैसा कर लेंगे। नमस्कार।